नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं कुछ प्रश्नों को पूछूंगी जिसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूं और वो है ब्लड से संबंधित प्रश्न। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड, इससे संबंधित प्रश्न हैं, उसके उत्तर आपको देने हैं। और ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपके यूजी एग्जामिनेशन के लिए, आपके पीजी एग्जामिनेशन के लिए और आपके जो आप विभिन्न परीक्षाएं देने जाते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी या नेट का परीक्षा देते हैं, या अपने लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया है और उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परीक्षा देने जाते हैं, तो इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उन्हीं से संबंधित मैं प्रश्नों के बारे में आपको बता रही हूँ। प्रश्न पहले तो मेरे मन में विचार आया कि केवल प्रश्न पूछूं, उत्तर आपको देने हैं, लेकिन लगा कि फिर आप कहोगे कि मैडम इसका उत्तर भी बता दीजिए। तो चलिए आज मैं प्रश्न विथ आंसर बता रही हूँ। पहला प्रश्न क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग किसके कारण होता है? आंसर मालूम है? बताया था मैंने वीडियो में। हीम के कारण। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और ये हीमोग्लोबिन को अगर तोड़ोगे तो दो भाग में टूटता है, एक होता है हीम, दूसरा होता है ग्लोबिन। तो हीम इज आयरन एंड ग्लोबिन इज प्रोटीन। तो हीम के कारण ही आरबीसी का रंग लाल होता है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल होता है। पहला प्रश्न समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न, फाइब्रिनोजन का संश्लेषण कहाँ होता है? फाइब्रिनोजन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रश्न समझ में आ गया? आंसर क्लिक कर रहा होगा आपके दिमाग में। कहाँ होता है फाइब्रिनोजन का संश्लेषण? कहाँ होता है? संश्लेषण पूछ रही हूँ। मैंने पहले भी बताया था आपको, लीवर पढ़ाया था कि लीवर में किन किन चीज़ों का संश्लेषण होता है। इसका आंसर क्या होगा? लीवर में। और याद रखिए, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण भी लीवर में ही होता है। फाइब्रिनोजन का तो होता ही होता है, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण भी कहाँ होता है? लीवर में होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एल्बुमिन का निर्माण कहाँ होता है? एल्बुमिन का निर्माण कहाँ होता है और इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? प्रश्न क्या है? एल्बुमिन का निर्माण कहाँ होता है और इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? यह प्रश्न का उत्तर देना है। आपको पता है ये क्या है? फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन। पहले एक समझिए क्या है ये, मैंने पढ़ाया था आपको। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण भी होता है लीवर में, यकृत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसका निर्माण भी यकृत में होता है और इसका जो लाइफ स्पैन है, जीवन काल है, वह 10 दिनों का होता है। कितने दिन का होता है? 10 डेज का, 10 दिनों का इसका जीवन काल होता है। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न क्या है? ग्लोब्यूलिन का निर्माण कहाँ होता है और इसका रेंज क्या है? ग्लोब्यूलिन का निर्माण कहाँ होता है और इसका क्या रेंज है? इसका निर्माण कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसका निर्माण होता है यकृत एवं लिम्फाइड टिश्यू में। कहाँ होता है इसका निर्माण? यकृत, लीवर और लिम्फाइड टिश्यू में इसका निर्माण होता है और इसका रेंज है 2 to 3 ग्राम %, 2 से 3 ग्राम %। प्रश्न समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, सीरम किसको कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सीरम किसको कहते हैं? बताया था पहले भी। सीरम किसको कहते हैं? तो आप ये देखिए, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन और रक्त का थक्का जमाने वाले फैक्टर्स होते हैं, जैसे ब्लड फैक्टर 2, ब्लड फैक्टर 5, ब्लड फैक्टर 7, दूसरा, 5वां और 7वां, अगर इन रक्त को थक्का जमाने वाले कारकों को हटा दिए जाएं तो जो शेष तरल बच जाता है वह तरल ही कहलाता है। क्या कहलाता है? उस तरल को ही हम कहते हैं सीरम। उस तरल को ही हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। उस तरल को सीरम कहा जाता है।
और ये कहाँ से होता है? जब रक्त का थक्का बन जाता है तो वो थक्का में से पानी रीस करके बाहर निकलता है। तो बिल्कुल पीले रंग का एक द्रव जैसा रहता है, पानी जैसा द्रव रहता है। कभी आप देखोगे तो जब रक्त का थक्का जम जाएगा तो उसके आसपास पानी रीस के जो निकलता है, छन छन करके जो पानी निकलता है और पानी जैसा दिखता है, वही सीरम कहलाता है। सीरम समझ में आ गया? रक्त थक्का बनने के बाद जो पानी निकल रहा है और जो पानी रक्त थक्का से अलग हो रहा है, वही रक्त सीरम है। इसमें फाइब्रिनोजन नहीं होता है, इसमें ब्लड फैक्टर सेकेंड, ब्लड फैक्टर फिफ्थ, ब्लड फैक्टर सेवेंथ नहीं होता है। समझ आ गया बात? अब प्रश्न है आपका छठा, 6 प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है? मुख्य प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स की मैंने पूरी चैप्टर आपको पढ़ाई हुई है। तो देखिए मुख्य प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स? आंसर है एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्लाज्मा कंसंट्रेशन का 7.4 ग्राम% बनाते हैं। कितना? 7.4 ग्राम%। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स अगर पूछा जाए तो बताओगे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। अगर तीनों ऑप्शन में है तो ऑल आएगा। अगर इनमें से कोई एक ही पूछा गया है तो इनमें से जो सही है वो एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। 7वां प्रश्न आपका। 7वां प्रश्न क्या है? व्रत उपवास आदि के दौरान कौन सा प्रोटीन का उपयोग शरीर द्वारा किया जाता है? व्रत उपवास आदि के दौरान जब आप व्रत करते हो, उपवास करते हो, यात्रा करते हो और आपको भोजन नहीं मिलता है, उस समय किस प्रोटीन का उपयोग शरीर के द्वारा किया जाता है? एग्जाम्पल क्या है? आंसर क्या है इसका? प्लाज्मा प्रोटीन्स। कौन सा यूज होता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स का यूज होता है। प्रश्न 8वां, रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है? रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है? आंसर क्या होगा? आंसर है हिपेरिन के कारण। पहले भी बताए थे, हिपेरिन के कारण रक्त का थक्का रक्त में नहीं जमता है। और दूसरा है फाइब्रिनोजन के कारण। फाइब्रिनोजन वाहिनियों में उपस्थित रक्त का जो थक्का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंट्रावेस्कुलर क्लॉट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इंट्रावेस्कुलर क्लॉट, अंतरावाहिनी थक्का। इस अंतरावाहिनी थक्का को ये पचा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है, निगल जाता है, जिसके कारण रक्त वाहिनियों में थक्का नहीं जम पाता है और रक्त का फ्लो निरंतर होता रहता है। और प्रश्न नंबर 9वां, अपने किस गुण के कारण आरबीसी रक्त केशिकाओं से होकर आसानी से पार कर जाती है? अपने किस गुण के कारण आरबीसी रक्त केशिकाओं से होकर आसानी से पार कर जाती है? प्रश्न क्या है? फिर से सुनिए। अपने किस गुण के कारण आरबीसी रक्त केशिकाओं से होकर आसानी से पार कर जाती है? रक्त केशिकाएं बहुत पतली होती हैं, अपनी बाल होती है ना, बाल जो आपकी केश है, इससे भी बारीक होती है रक्त केशिकाएं, इसलिए इसको कहा जाता है, बिल्कुल अपनी बाल से भी बारीक होती है। और आरबीसी इसके बावजूद भी उस केशिकाओं से निकल करके पार हो जाता है और जो काम है उसका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, उस काम को करता है। क्यों करता है बताइए आप? आंसर क्या है? इसके मैंने पढ़ाया हुआ था आपको कि आरबीसी की संरचना बाइकनकेव होता है, उभयातल होता है, जिसका ऊपरी सिरा और निचली सिरा मोटा होता है और बीच का सिरा जो होता है वो पतला होता है, उभयातल। ऐसे ये दोनों पतला रहेगा और ऊपर गोल रहेगा और नीचे भी चौड़ा रहेगा, मतलब गोल गोल रहता है। बाइकनकेव, उभयातल, बीच वाला पतला रहेगा और दोनों सिरा ऊपर का मोटा रहता है। तो इसी के कारण ये बड़ी आसानी से रक्त केशिकाओं के भीतर पहुंच जाता है और उस समय ये बहुत दुबला पतला बन जाता है, इतना दुबला पतला बन जाता है कि वो
रक्त केशिकाओं से आर पार हो जाती है और फिर वो अपना जो उसका मुख्य काम है ट्रांसपोर्टेशन का और अन्य काम को वो करती है। अब प्रश्न 10वां, 9वां प्रश्न बता दिए। 10वां प्रश्न, आरबीसी ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कैसे करता है? आंसर बताइए। फिर से प्रश्न पूछ रही हूं। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कैसे करते हैं, कैसे करता है? एग्जाम्पल, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज आरबीसी के द्वारा कैसे किया जाता है? प्रश्न घुमा फिरा करके आएंगे। तो आंसर क्या होगा? उसका सरफेस एरिया, पहले ही पढ़ाए थे, उसका सरफेस एरिया अधिक होता है। किसका? आरबीसी का। आरबीसी का सरफेस एरिया अधिक होता है और ये लगभग 120 से 140 माइक्रोमीटर स्क्वायर होता है। इस कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड O2 और CO2 का आदान प्रदान यह बड़ी आसानी से कर लेता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। कितना होता है? 120 to 140 माइक्रोमीटर स्क्वायर। और अपने इसी गुण के कारण यह बड़ी आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। मतलब फेफड़े से ऑक्सीजन को ले जाता है, कोशिकाओं को देता है, कोशिकाओं के द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ मिलाता है और लेकर के पहुंच जाता है कहाँ? फेफड़े तक। ये मैंने आपको डिटेल्स बताया हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, नवजात शिशुओं में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्य वयस्क व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा क्यों होता है? नवजात शिशुओं में, प्रश्न फिर से पूछ रही हूँ, नवजात शिशुओं में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्य वयस्क व्यक्ति की तुलना में अधिक क्यों होता है? आंसर आपको बताना है। बताइए आंसर। क्योंकि परमपिता परमेश्वर जब नवजात शिशु की इस धरती पर भेजते हैं तो उनमें संक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है, इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक होती है। जो व्यक्ति आता है नवजात शिशु को उठा लेता है, चूम लेता है, गोद में ले लेता है, तो परमपिता परमेश्वर ने उस जीव की रक्षा के लिए जिसे उन्होंने पृथ्वी पर भेजा है, उसकी रक्षा के लिए डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की संख्या ज़्यादा करके भेजा है, ताकि संक्रमण से बचा जा सके, नवजात शिशु की सुरक्षा हो जा सके, किया जा सके। मैंने भी पहले वीडियो में आपको बताया था कि जहाँ जल जाता है, जहाँ कट जाता है, जहाँ कोई बीमारी हो जाती है, वहाँ पर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब भी कोई बाहरी जीवाणु, विषाणु, रोगाणु या कोई टॉक्सिन अगर प्रवेश करता है बॉडी में, तो डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं उसको घेर करके मार डालती हैं। समझ में आ गया कि परमपिता परमेश्वर उस बालक की रक्षा के लिए डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की संख्या बढ़ा देता है। कितनी हो जाती है? 6 to 7 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब आरबीसी की संख्या होती है एक नवजात शिशु में, जबकि एक महिला में 4.5 से 5.5 पर मिलीमीटर क्यूब होता है और पुरुष में 5.5 से 6.5 मिलीमीटर क्यूब होता है। जबकि वहीं पर नवजात शिशु में इसकी संख्या 6.5 से 7 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब हो जाता है। ये परमपिता परमेश्वर ने उसकी रक्षा के लिए, उस प्राणी की रक्षा के लिए जिसे धरती पर भेजा है, उसकी रक्षा के लिए स्वयं इंतजाम किया है। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या जहाँ पर सामान्य व्यक्ति में 6 से 8 हज़ार पर मिलीमीटर क्यूब होता है, वहीं नवजात शिशु में डब्ल्यूबीसी की संख्या 25,000, सोच सकते हो 25,000 पर मिलीमीटर क्यूब होता है। क्यों होता है? परमात्मा को इसकी रक्षा करनी है। इसीलिए आप देखते हो
सुना भी होगा कि नवजात शिशु को फेंक दिया गया। माँ ने या उसके परिवारजनों ने लोक लाज की भय से नवजात शिशु को मंदिर में छोड़ दिया, या कहीं सड़क पर छोड़ दिया, या कहीं और डाल गया, चाहे अस्पताल के द्वार पर छोड़ दिया, भाग गए, तो उस समय रक्षा कौन करता है? परमपिता परमेश्वर करते हैं। और उन्होंने उसकी बॉडी में WBC और RBC की संख्या ज़्यादा करके भेजते हैं, ताकि विषम से विषम परिस्थिति में अगर संक्रमण होता है तो उस नवजात शिशु की रक्षा किया जा सके। समझ आ गई बात को? है ना विचित्र सी बात कि परमपिता ने पहले से ये सारी व्यवस्था करके भेजते हैं। बालक के जन्म होने से पहले माता के स्तनों में दूध दे देते हैं, जिसमें कोलोस्ट्रम होता है, जो कि बालक की इम्यूनिटी प्रदान करता है, रोग रोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, पॉलीसाइथेमिया किसे कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया किसे कहते हैं बताइए। क्वेश्चन मैंने वीडियो बनाया हुआ है 2 दिन पहले, आप देखिएगा, WBC RBC की। तो जब रक्त में RBC की संख्या 7 मिलियन पर मिलीमीटर क्यू से अधिक हो जाता है, किसके लिए? नवजात शिशु के लिए नहीं है ये है हम जैसे वयस्कों के लिए, जो वयस्क लोग हैं, एडल्ट्स लोग के लिए। उनके में अगर RBC की संख्या 7 मिलियन पर मिलीमीटर क्यू से ज़्यादा हो जाता है तो यह स्थिति पॉलीसाइथेमिया कहलाती है। कौन सी स्थिति कहलाती है? पॉलीसाइथेमिया स्थिति कहलाती है। और इस स्थिति में व्यक्ति बार बार जम्हाई लेता है, ऑक्सीजन मिलता नहीं है तो बार बार मुंह खोलता है, बार बार मुंह खोल के जम्हाई लेते हैं ना, तो जम्हाई लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जिसकी पूर्ति होती है वो बार बार मुंह खोल करके कहता है, और इस स्थिति को हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। हाइपो मीन्स कम, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया। अब क्वेश्चन नंबर 13वां, एनीमिया क्या है? जिसको हिंदी में रक्त अल्पता कहते हैं, रक्त क्षीणता कहते हैं, मतलब रक्त की कमी होना। अल्प मतलब कमी, क्षीण मतलब खत्म होना, है ना, कम हो जाना। तो कई जगह में आपको रक्त अल्पता मिलेगा, कई जगह पर आपको रक्त क्षीणता मिलेगा। तो दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। एनीमिया क्यों होता है? जब सामान्य व्यक्ति से, आंसर क्या होगा? जब सामान्य से RBC की संख्या रक्त में बहुत कम हो जाती है। जब RBC की संख्या कम हो जाएगी तो RBC में तो हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन क्या काम क्या है? ऑक्सीजन को फेफड़ों से ग्रहण करना और कहाँ पहुंचाना? कोशिकाओं और ऊतकों तक, और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड जो उनके द्वारा छोड़े गए हैं, वर्ज्य पदार्थ है, उनको उठाना और फिर फेफड़े तक पहुंचाना। तो हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है ना, मात्रा कम हो जाती है। पहले भी मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर 6 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा जितना निर्धारित है अगर उससे कम होता है तो हम कहते हैं कि एनीमिया हो गया है। जैसे एक सामान्य स्त्री में 11 से 12 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड होना चाहिए। 8 से 10 अगर ग्राम है हीमोग्लोबिन की संख्या या मात्रा, संख्या तो कहेंगे, जब हम तौल रहे हैं तो मात्रा ही हुआ ना। हीमोग्लोबिन अगर 8 से 10 ग्राम से कम है तो एनीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है, अल्प, जिसको माइल्ड एनीमिया कहते हैं। और अगर 6 से 8 है, 7 से 8 है, 8 से 10 के बीच में रेंज कर रहा है तो मॉडरेट कहेंगे। और अगर 6 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड से भी कम है तो सीवियर एनीमिया कहलाती है। मतलब एनीमिया भी बहुत
कम हो गई है, उसकी संख्या बहुत कम हो गई है। तो इस तरह से मैंने आपको आज मैंने बताया। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ रही हूँ आपसे कि अगर पेशाब और जो हमारा मल होता है, मल और मूत्र का, मल का रंग भूरा और पेशाब का रंग पीला क्यों होता है? ये मैंने क्वेश्चन कई बार बताए हैं, इस प्रश्न को उत्तर आपको देना है। और एक प्रश्न और पूछ रही हूँ, आपके लिए अनुत्तरित छोड़ रही हूँ, आप प्रश्न का जवाब देंगे। मल का रंग भूरा और मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? दूसरा प्रश्न, WBC सभी रक्त केशिकाओं की तुलना में उनका आकार बड़ा होता है। ये 12 माइक्रोमीटर से लेकर के 20 माइक्रोमीटर तक होती हैं। इसके बावजूद भी यह रक्त केशिकाओं से कैसे आर पार हो जाती हैं? अपने किस गुण के कारण WBC रक्त केशिकाओं से आर पार हो जाती हैं? ये मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आप इन 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न मेरा और पूछने का इच्छा हो रहा है, जो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। वो प्रश्न ये है कि अगर संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमें बुखार क्यों आ जाता है? हमें बुखार क्यों आ जाता है? किसके कारण हमारा बुखार आ जाता है? ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ये 3 प्रश्न को आपको जवाब देना है। चौथा प्रश्न एक और पूछती हूँ आपसे, जो उन प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं ढूंढने हैं। ये मैंने वीडियो में बताए हुए हैं, कई बार बताए हुए हैं कि जब व्यक्ति जल जाता है या गर्भावस्था की स्थिति में रक्त में WBC की संख्या, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या क्यों बढ़ जाती है? इन प्रश्नों का आपको जवाब देना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।